फिर भी मुझे उम्मीद है कि यह क्रॉस स्टार रीजन टूर्नामेंट वही निहाई बनेगा जिस पर तुम्हारी मार्शल लेजेंड गढ़ी जाएगी। ब्रह्मांड को इमोर्टल ब्लड लाइन की असली भयानक ताकत दिखाओ और इस मौके का इस्तेमाल करके यमुस्टार रीजन की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर पहुंचाओ। यमुस्टार रीजन 1000 साल से अस्तित्व में है, लेकिन इमोर्टल ग्रेड ट्रांसेंडेंट जीवन का जन्म अभी हाल ही में हुआ है। पावलोव सेबास्टियन समझता है कि लू शेंग का यहाँ रहना स्थायी नहीं है। कभी भी स्टार सिस्टम मास्टर का दूत आ सकता है और इस महान प्रतिभा को ले जा सकता है। इसीलिए पावलोव चाहता है कि जब तक लू शेंग यहाँ है वह इसका फायदा उठाकर दूसरे स्टार सेक्टर्स को हराए और अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करे। पावलोव का प्रस्ताव सुनकर लू शेंग के मन का बोझ हल्का हो गया। अब उसे लगा कि सब कुछ संतुलित हो गया है और वह आराम से उन विशाल संसाधनों का उपयोग कर सकता है जो उसके कल्टीवेशन के लिए दिए जा रहे थे। लेकिन प्रतियोगिता के विवरण सुनते ही उसके होठों पर हल्की शिकारी मुस्कान आ गई। उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में पूछा, क्या आप सच में सोचते हैं कि मुझे सिर्फ लेवल 11 प्रतिद्वंद्वियों से संतुष्ट होना चाहिए? ऐसी लाइनअप मेरी वर्तमान सीमाओं को परखने के लिए काफी नहीं है, लू शेंग ने कहा। अगर यह टूर्नामेंट मेरे विकास के लिए सच में उपयोगी होना है तो इसमें कम से कम कुछ लेवल 12 मार्शल प्रतिभाएं भी होनी चाहिए। मुझे ऐसा चुनौती चाहिए जो मुझे सच में मेहनत करने पर मजबूर करे, वरना इतना कम दबाव तो मेहनत के लायक भी नहीं होगा, है ना? लेवल 11 ताकतवर योद्धाओं को यूं हल्के में लेने पर पावलोव सेबास्टियन और सिशिया दोनों के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसकी हिम्मत देखकर वे हैरान भी थे और प्रभावित भी। उसी समय दूर प्लैनेट एजियोर पर यिंग हुआंग ओशन के बीच एक गुप्त आश्रय छिपा हुआ था। इस छोटे से द्वीप पर चमकती धूप समुद्र के नीले पानी पर चमक रही थी और सुनहरी रेत के किनारे लहरें धीरे धीरे टकरा रही थीं। यह शांति का सुंदर दृश्य था, ब्रह्मांड में उठ रहे तूफानों से बिल्कुल अलग। समुद्र तट पर अलग अलग जातियों की 100 से ज्यादा खूबसूरत महिलाएं मौजूद थीं। उनके हल्के कपड़े इस द्वीप को निजी स्वर्ग जैसा बना रहे थे। यह जगह सिर्फ एक आदमी की मौजमस्ती के लिए बनाई गई थी, डूडे। वह कद में छोटा और मोटा था, मुश्किल से 1.5 मीटर लंबा। उसकी त्वचा असामान्य रूप से चिकनी और पीली थी। हालांकि वह प्लैनेट एजियोर के लोगों जैसा दिखता था, लेकिन उसके कान थोड़े बड़े थे और उनमें इंसानों जैसे लोग नहीं थे। यह मोटा गाइड डूडेर अभी ऐसी जिंदगी जी रहा था जो किसी सम्राट से भी ज्यादा विलासितापूर्ण थी। सुनहरी रेत पर मौजूद हर महिला सिर्फ उसकी सेवा के लिए थी। इस एकांत द्वीप पर उसकी बात ही कानून थी और वह पूरे घमंड के साथ अपनी सत्ता का आनंद ले रहा था, जैसे उसे कोई छू भी नहीं सकता। इस वक्त डूडेर एक आलीशान लाउंज चेयर पर आराम से लेटा हुआ था। एक हाथ में ठंडा नारियल और दूसरे हाथ में उसका हाईटेक कम्युनिकेटर था। वह स्ट्रॉ से लंबा घूंट लेते हुए दूर सितारों के किसी इलाके में बैठे अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वह ब्रह्मांड की कॉमन भाषा में जोर जोर से बोल रहा था। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि आसपास की स्थानीय महिलाएं उसकी बातें सुन लें, क्योंकि उसके हिसाब से वे इतनी पिछड़ी थीं कि गैलेक्सी की भाषा समझ ही नहीं सकती। तुम यकीन नहीं करोगे कि इस मिशन में मैंने कितना माल ऊपर से काट लिया है, उसने इधर उधर के ऐशो आराम की तरफ इशारा करते हुए शेखी बघारी। कम्युनिकेटर की होलोग्राफिक स्क्रीन झिलमिलाई और मोनरो की छोटी लेकिन साफ तस्वीर सामने आ गई। डूडेर की डींगे सुनकर मोनरो की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। डूडेर ने डिवाइस को थोड़ा ठीक से पकड़ा और उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान फैल गई। उसने मोनरो के होलोग्राम की तरफ एक उंगली उठाई और अहंकार से बोला, 10,000। हाँ, तुम तो बहुत छोटा सोच रहे हो दोस्त। मैंने कम से कम 10,000 तो बना ही लिए हैं।
और वो भी हाई वैल्यू ब्लैक स्टेलर क्रेडिट्स में। ऐसा मौका रिसोर्स डिपार्टमेंट में हमें आमतौर पर सिर्फ सपनों में ही मिलता है। मोनरो का छोटा हॉलोग्राम गहरी सांस छोड़ता हुआ बोला, उसकी आवाज में पूरा अविश्वास था। 10,000 ब्लैक स्टेलर क्रेडिट्स? मजाक कर रहे हो क्या? इतने पिछड़े और छोटे ग्रह से इतनी बड़ी रिश्वत कैसे मिल सकती है? क्या सच में बाहरी इलाकों में इतना पैसा छुपा हुआ है? डूडरेर हंसा, उसकी आवाज में घमंड टपक रहा था। क्या तुम्हें लगता है मेरे पास मजाक करने का वक्त है जब इतना पैसा बन रहा है? तुमने अभी तक समझा ही नहीं कि इन लो लेवल रिसोर्स प्लैनेट्स से सही तरीके से निचोड़ो तो कितना पैसा निकलता है। मुझसे पहले जो गाइड था, लैंड चेन, वो तो पूरा बेवकूफ था। ऊपर से जितना कलेक्शन कोटा आता था वो बिल्कुल उतना ही इकट्ठा करता था। सोच सकते हो ऐसी बेवकूफी? सारा एक्स्ट्रा पैसा बस यूं ही पड़ा रहने देता था। डूडेर ने नारियल को पास की हाथीदांत की मेज पर रख दिया और जोर जोर से हंसने लगा। अपने पुराने गाइड की ईमानदारी उसे बेहद मजाकिया लग रही थी। लेकिन आखिर में अच्छा ही हुआ कि लैंड चेन इतना नैतिक मूर्ख था। मोटा गाइड हंसते हुए बोला, अगर वो खुद पैसे कमाने में इतना बेकार न होता तो ये सब फायदा मुझे कैसे मिलता? उसका नुकसान ही मेरी ऐश भरी जिंदगी का रास्ता बना। बस कुछ और बार इस ग्रह पर आना जाना हो जाए, फिर मैं इतना पैसा जमा कर लूंगा कि आराम से रिटायर हो जाऊंगा। किसी बड़े तारे पर बड़ा सा एस्टेट खरीदूंगा, एक शानदार निजी स्पेसक्राफ्ट लूंगा और आखिरकार मैंगलीना से शादी करने के लिए जरूरी महंगे उपहार भी दे पाऊंगा। मेरा भविष्य तो सुपरनोवा से भी ज्यादा चमकदार लग रहा है। डूडेर की आंखों में लालच चमक उठा। इस पोस्टिंग के लिए जो रिश्वत मैंने दी थी वो बिल्कुल बेकार नहीं गई। सही लोगों की जेब गर्म करके मैं सीधे रिसोर्स डिपार्टमेंट के सबसे फायदेमंद सेक्टर में आ गया। यहाँ माल की तो कोई सीमा ही नहीं है। जो शुरुआती रिश्वत दी थी वो तो एक ही ट्रिप में 10 गुना वसूल हो गई। मेरी जिंदगी का सबसे शानदार बिजनेस फैसला। डूडेर की हंसी पूरे समुद्र तट पर गूंज रही थी, जबकि मोनरो की होलोग्राफिक आंखें जलन से लाल हो गईं। वह चिढ़कर बोला, कमाल है। मैं यहाँ नीचे के स्तर पर भाग दौड़ कर रहा हूँ, कागजी झंझटों से जूझ रहा हूँ, और तुम रिसोर्स प्लैनेट पर सबसे शानदार जिंदगी जी रहे हो। सुंदर नज़ारे, शानदार खाना और खूबसूरत औरतों की लाइन, ऊपर से मोटी कमाई भी। मोनरो गुस्से से चिल्लाया, उसकी होलोग्राम छवि भी हिलने लगी। इतनी ऐश भरी जिंदगी, जबकि हम बाकी लोग मेहनत में पिस रहे हैं। ये तो किसी को भी पागल कर दे। मुझे भी रिसोर्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर लेना पड़ेगा। किसने सोचा था कि प्लैनेटरी गाइड बनना इतना फायदे का धंधा होगा? छोटा मोटा गाइड हंस पड़ा और तिरस्कार से बोला, अरे अरे, सब जगह ऐसा नहीं होता। तुम्हें समझदारी से पोस्टिंग चुननी पड़ती है। कुछ जगहें सोने की खान होती हैं और कुछ इतनी सूखी कि वहां तो जंगली जानवर भी पेशाब करना पसंद न करें। सब टारगेट पर निर्भर करता है। जैसे प्लैनेट एजियोर, जहां मैं अभी तैनात हूं, ऑफिशियल कोड A28462। पहली नजर में यह बस एक साधारण पत्थर जैसा ग्रह लगता है, डूडेर पीछे टिकते हुए बोला। यहाँ की मार्शल आर्ट्स सिविलाइजेशन को बने मुश्किल से 300 साल हुए हैं। लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। इस ग्रह की एनर्जी क्रिस्टल खदानों की खोज पहले ही 90% तक हो चुकी है। सिर्फ इसी ग्रह से मैंने 10,000 से ज्यादा ब्लैक स्टेलर क्रेडिट्स बना लिए और ऊपर वालों को जरा भी शक नहीं हुआ। मोनरो थोड़ा झुककर बोला, उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। क्या सच में इतना बढ़िया मौका है? अगर एनर्जी क्रिस्टल्स इतने ज्यादा हैं तो वहां की मार्शल आर्ट्स ताकत भी मजबूत होनी चाहिए।
कहीं कोई छिपा हुआ एक्सपर्ट तो नहीं। सावधान रहना, कहीं छोटी नाली में जहाज पलट न जाए। ये लो लेवल सिविलाइजेशंस जंगली होते हैं, अगर बहुत दबाओगे तो कानून की परवाह किए बिना तुम्हें ही मार डालेंगे। डूडेर ने ऊब भरे अंदाज में सिर हिलाया। तुम मुझे जितना समझते हो मैं उससे कहीं ज्यादा सावधान हूं। इस समुद्र तट पर कदम रखने से पहले ही मैंने उनकी पूरी ताकत की जांच कर ली थी। प्लैनेट एज़्योर पर मार्शल आर्टिस्ट्स की सबसे ऊंची सीमा सिर्फ लेवल 9 है, और ऐसे लोगों की संख्या 100 भी नहीं है। वह होंठ सिकोड़कर बोला, और उनकी मार्शल आर्ट्स इनहेरिटेंस तो और भी मजाकिया है। नीचे के बेसिक टेक्निक्स तो काफी उन्नत लगते हैं, लेकिन ऊपर की सबसे ताकतवर टेक्निक्स बेहद पिछड़ी और कमजोर हैं। पूरा सिस्टम उल्टी पिरामिड जैसा है, बिल्कुल बेकार। मेरी जानकारी के मुताबिक इसका कारण एक स्थानीय प्रतिभा है जिसका नाम लू शेंग है। कहते हैं वह ग्रह छोड़कर गैलेक्सी में किस्मत आजमाने चला गया। शायद उसने कहीं से सस्ते मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स खरीदकर वापस भेज दिए होंगे। यहाँ के लोगों को तो असली स्तर का अंदाजा ही नहीं है, इसलिए वे इन मामूली चीजों को भी पवित्र खजाना समझते हैं। मॉनरो फिर भी सावधान दिखा। सावधान रहो दोस्त। इतिहास में कई बार हुआ है कि कोई स्थानीय प्रतिभा बाहर जाकर असीम ताकत लेकर वापस लौटी हो। जो लोग इतनी पिछड़ी दुनिया से निकलकर सितारों तक पहुंचते हैं, वे साधारण नहीं होते। डूडेर ने बेफिक्री से फल उठाया और बोला, डरने की कोई बात नहीं। मेरी जांच पूरी तरह पक्की है। इस ग्रह को फेडरेशन ने कभी लेवल 10 मार्शल आर्ट्स योग्यता भी नहीं दी। इसका मतलब है कि यहाँ कभी लेवल 10 से ऊपर का योद्धा पैदा ही नहीं हुआ। लेवल 9 वाले चाहे जितने आ जाएं, मैं सबको दबा सकता हूं। और वो जीनियस जो सितारों में गया था, शायद कोई मामूली मजदूर या भाड़े का सैनिक होगा। ऐसे देहाती से मुझे क्या डर। मॉनरो ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन अब उसकी आवाज में उत्साह भी था। अगर ऐसा है तो शायद तुम सच में सुरक्षित हो। लेकिन सुनो, जीनियस की बात चली है तो एक बड़ी खबर आई है। पास के यमुस्टार रीजन में हाल ही में एक सुपर जीनियस सामने आया है, जिसकी लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन इमॉर्टल ग्रेड बताई जा रही है। पूरे स्टार सेक्टर्स में इस खबर से हलचल मच गई है। इमॉर्टल ग्रेड ब्लड लाइन। डूडेर चौंक गया, उसके हाथ से नारियल लगभग गिर ही गया। वो तो प्राचीन रिकॉर्ड्स की कहानी जैसी चीज है। सच में रिपोर्ट पक्की है? क्या सच में यमुस्टार रीजन में ऐसा जीनियस है? मॉनरो तुरंत बोला, इतनी बड़ी बात पर मैं झूठ क्यों बोलूंगा। पूरी फेडरेशन में इसी की चर्चा है। डेटा सर्च करोगे तो हर जगह यही खबर मिलेगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात सुनो, मॉनरो ने आह भरते हुए कहा। कहा जा रहा है कि यह जीनियस असल में हमारे व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन का था, लेकिन एक बेहद निकम्मे लॉ एनफोर्सर की वजह से यमू स्टार रीजन उसे पहले ले गया। वह लेवल 11 एनफोर्सर साल इतनी बड़ी गलती कर बैठा कि उसे पद से हटा दिया गया और सजा के तौर पर 3000 साल के लिए स्टेलर स्ट्रीम बैटलफील्ड में मजदूरी पर भेज दिया गया। मॉनरो की बातें सुनते सुनते डूडेर को आखिर स्थिति की गंभीरता समझ आने लगी। इतनी बड़ी गलती, सच में शर्म की बात है, वह बुदबुदाया। यमुस्टार रीजन तो हम पर हंस रहा होगा। उन्होंने सच में बहुत चालाकी से उस लड़के को पकड़ लिया। मॉनरो बोला, तुम्हें अंदाजा नहीं है, अभी भी इसका असर फैल रहा है। मुख्य स्टार एरिया के बड़े नोबल्स पागल हो गए हैं। वे अपने इलाकों के हर लो लेवल सिविलाइज्ड प्लैनेट की जांच करवा रहे हैं ताकि कोई और छिपा हुआ जीनियस हाथ से न निकल जाए। मॉनरो का चेहरा गंभीर हो गया।
सुनो डूडेर, रिसोर्स प्लैनेट्स पर ज्यादा लालच मत करना। अगर गलती से किसी छिपे हुए भयानक जीनियस को दबा दिया तो कोई भी रिश्वत तुम्हें नहीं बचा पाएगी। डूडेर ने हाथ लहराकर कहा, असंभव, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं स्टार क्लस्टर 2837 में हूं। यह तो बाहरी इलाकों का भी बाहरी इलाका है, एक ऐसा जगह जहां कभी कुछ बड़ा नहीं होता। यह नंबर सुनते ही मोनरो जम गया। उसकी आंखें फैल गईं और उसने तुरंत डेटा चेक किया। रुको, तुमने क्या कहा? 2837, वह घबराकर बोला। डूडे, शांत रहो, लेकिन डेटा कह रहा है कि इमोर्टल ग्रेड जीनियस उसी स्टार क्लस्टर में मिला है जहां तुम हो। डूडेर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह कम्युनिकेटर के करीब झुककर कांपती आवाज में बोला, भाई, तुम मजाक कर रहे हो ना? यह सब मजाक है ना? फिर उसने खुद को समझाने की कोशिश की। नहीं, मोनरो बस बेकार की बात कर रहा है। अगर जीनियस सच में 2837 में भी मिला हो तो भी यहाँ करोड़ों ग्रह हैं। उसका ग्रह वही होगा जहां मैं हूं, इसकी संभावना तो लगभग शून्य है ना? अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं यहीं केला का पेड़ लगाकर सबके सामने शर्मनाक हरकत करूंगा। पूरा पेड़ खा जाऊंगा। डूडेर ने घमंड से कहा। मोनरो हंस पड़ा। अरे लालची मोटू, क्या वापस आकर मुझसे मुफ्त का खाना खाने का बहाना बना रहे हो? ठीक है। अभी तो देखो खुद को, मुंह पर सॉस लगा हुआ है और स्वर्ग जैसी जगह पर पड़े हो। जब वापस आओगे तो मुझे सेक्टर का सबसे बढ़िया खाना खिलाना। चलो, मैं कॉल बंद कर रहा हूं। ज्यादा मोटे मत हो जाना। कॉल खत्म होने के बाद भी डूडेर के दिल में बेचैनी बनी रही। उसने तुरंत अपने कम्युनिकेटर पर न्यूज फीड खोली और सुर्खियां देखते ही उसका चेहरा डर से विकृत हो गया। हे भगवान, क्या सच में इस सेक्टर में इमॉर्टल रैंक मॉन्स्टर है? अब उसे समझ आया, 13 स्टार डिस्ट्रिक्ट्स का नंबर 1 जीनियस जो लाखों साल में एक बार पैदा होता है, वह इसी इलाके का बताया जा रहा था। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। डूडेर खाली समुद्र तट से फुसफुसाया। वह किसी भी तरह इस डरावनी सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था। कुछ मिनट बाद उसकी पुरानी घमंडी प्रकृति फिर लौट आई। नहीं, मैं इतना बदकिस्मत नहीं हो सकता। मुझे बेकार की कल्पनाओं में नहीं पड़ना चाहिए। सामने जो पैसा है उसी पर ध्यान देना चाहिए। अचानक उसे अपना आधिकारिक काम याद आया। वह बड़बड़ाया, सही कहा। उन स्थानीय जंगली लोगों को जो अंतिम समय सीमा दी थी, अब 2 दिन से भी कम रह गए हैं और उन्होंने अभी तक मेरी मांग पूरी करने के लिए कुछ किया भी नहीं। अब उन्हें ऐसा याद दिलाना पड़ेगा जो जिंदगी भर न भूलें। डूडेर ने पैर पटका और अपनी आंतरिक ऊर्जा जला दी। उसका शरीर आग के गोले जैसा बन गया और वह आसमान में उड़ गया। कुछ ही पलों में वह तेजी से उड़कर कम्बरलैंड के सामने उतर गया। अचानक उसके आने से बूढ़ा आदमी घबरा गया और तुरंत गहरा झुक गया। कम्बरलैंड आपकी सेवा में उपस्थित है, योर एक्सीलेंसी। मध्यम आयु का व्यक्ति सिर झुकाए चुप खड़ा रहा, जबकि डूडेर बिना कुछ बोले उसे घूरता रहा। कुछ ही क्षणों में प्लैनेट एज़्योर के ऊंचे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट्स एक एक करके पहुंचने लगे। कुल 23 लेवल 9 मार्शल सेंट्स वहां जमा हो गए। यही ग्रह की सबसे बड़ी ताकत थे। योर एक्सीलेंसी, देरी के लिए हमें क्षमा करें, वे बोले। ये वही लोग थे जिन्हें अपने अपने देशों में देवता जैसा सम्मान मिलता था, लेकिन यहाँ वे सभी घुटनों के बल झुक गए और जमीन पर माथा टिका दिया। नमस्कार योर एक्सीलेंसी। वे ऐसे कांप रहे थे जैसे डरे हुए कर्मचारी किसी क्रूर बॉस के सामने खड़े हों।
डूडेर को उनके डर का मजा आ रहा था। व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन में उसका जीवन हमेशा दबाव में बीता था। बॉस डांटते थे, साथी परेशान करते थे, और उसकी गर्लफ्रेंड व उसकी माँ भी उसे नीचा दिखाती थीं। लेकिन इस पिछड़े ग्रह पर वही सर्वोच्च राजा था। डूडेर ने गला साफ किया और गुस्से का दिखावा करते हुए गर्जा, तुम लो। मैंने जो एनर्जी क्रिस्टल्स इकट्ठा करने का आदेश दिया था, उसमें कितना काम हुआ? कहीं मेरा समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हो? क्या सच में संग्रह पूरा हो गया है? करीब 20 मार्शल सेंट्स एक दूसरे को बेचैनी से देखने लगे। उनकी चुप्पी में साफ डर था। कम्बरलैंड जैसा शक्तिशाली योद्धा भी पसीने से भीग गया। दबाव के बीच सभी विशेषज्ञों ने अपने स्टोरेज से कांपते हुए एनर्जी क्रिस्टल्स निकाले और उन्हें चमकते ढेर में इकट्ठा करके डूडेर के सामने रख दिया। डूडेर पहले हल्की तिरस्कार भरी मुस्कान लिए खड़ा था, लेकिन जैसे ही आखिरी क्रिस्टल रखा गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह ढेर उस भारी क्वोटा के आधे तक भी नहीं पहुंच रहा था जो उसने मांगा था। उसने तिरस्कार से नाक से आवाज निकाली और उसका सभ्य चेहरा तुरंत गायब हो गया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और वह जहरीली आवाज में बोला, यह क्या मजाक है? क्या सच में सोचते हो कि मैं इस मामूली ढेर को तुम्हारी पूरी तैयारी मान लूं? मुझसे खेल रहे हो क्या? नीच कुत्तों! क्या तुम मुझे कोई भिखारी समझते हो जो तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेगा? अचानक उसके शरीर से एक भयानक ऑरा फूट पड़ा, एक उच्चस्तरीय मार्शल मास्टर की असली ताकत। भारी दबाव पूरे वातावरण पर छा गया और चमकता हुआ समुद्र तट भी जैसे अंधेरा पड़ने लगा। दूर समुद्र उफनने लगा, विशाल लहरें किनारे से टकराने लगीं। आसमान काला पड़ गया और बिजली चमकने लगी। प्लैनेट एज़्योर के मार्शियल सेंट्स के चेहरे पीले पड़ गए। लैंड चेन के ऑरा के दबाव में वे ऐसे लग रहे थे जैसे तूफान में फंसी छोटी नावें। आखिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए आगे बढ़कर घुटनों के बल गिर पड़े। योर एक्सीलेंसी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया क्रोध शांत करें और हमारे संसार पर दया करें। उसी समय लहरों की आवाज और भारी दबाव के बीच अचानक एक साफ और मजबूत आवाज गूंज उठी। रुकिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। यह लिन ज़ीशान की आवाज थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा पीला था लेकिन उसका हौसला बिल्कुल मजबूत था। रिस्पेक्टेड गाइड, आपको समझना होगा, प्लैनेट एज़्योर सिर्फ एक टियर, एक रिसोर्स वर्ल्ड है। हमारे प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित हैं और इतने खजाने पैदा करने की हमारी क्षमता अब अपनी पूरी सीमा तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा पिछले हर चक्र में हमने आपकी कृपा पाने के लिए तय सीमा से भी कहीं ज्यादा एनर्जी क्रिस्टल्स पहले ही दे दिए हैं। अब सच में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम एक भी और क्रिस्टल इकट्ठा नहीं कर सकते। लिन ज़ीशान ने सिर झुकाकर विनम्र लेकिन बेबस अभिवादन किया। अब बस यही उम्मीद है कि रिस्पेक्टेड गाइड हमारी हालत को समझेंगे और दया करेंगे। लैंड चेन ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी परेशानी समझूं, लेकिन अगर मैं तुम पर दया कर दूं तो इस विशाल ब्रह्मांड में मेरी हालत कौन समझेगा? लैंड चेन ने लिन ज़ीशान को घूरा। उसके दांत गुस्से में भींचे हुए थे। फिर वही औरत, उसने मन ही मन सोचा, गिरे हुए मिलिट्री गॉड की वफादार और जिद्दी अनुयायी। पिछली बार जब मैंने कोटा 300 गुना बढ़ाया था तो सबसे ज्यादा विरोध यही कर रही थी और बाकी मार्शल सेंट्स को भी भड़का रही थी। अब लैंड चेन की नफरत अपनी सीमा पार कर चुकी थी। ठीक है, अगर इन्हें खून का सबक चाहिए तो उदाहरण के लिए इसी को इस्तेमाल करूंगा, उसने सोचा। उसे पता था कि ये 9th लेवल एक्सपर्ट्स तब तक नहीं मानेंगे जब तक ताबूत का ढक्कन बंद होने वाला न हो। अगर वह क्रूर ताकत नहीं दिखाएगा तो आखिरी फायदा भी नहीं निकाल पाएगा।
रिसोर्स डिपार्टमेंट हर 10 साल में आता है और वह इस बेकार ग्रह पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे मुर्गी मारकर बंदरों को डराना था और लिन जीशान इसके लिए सही बली थी। लिन जीशान अभी अपनी बात कहने में लगी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लैन चेन के इरादे अचानक हत्या की तरफ मुड़ चुके हैं। वह फिर बोलने ही वाली थी कि अचानक हवा का माहौल मुड़ गया और आसपास की ऊर्जा बुरी तरह विकृत हो गई। अचानक एक विशाल अदृश्य खिंचाव पैदा हुआ और लिन जीशान के आसपास की जगह जैसे अंदर की ओर सिकुड़ने लगी। उसे समझने का मौका भी नहीं मिला और उसकी नजरें घूम गईं। अगले ही पल वह लैंड चेन की लोहे जैसी पकड़ में थी। उसने पागल शिकारी की तरह उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। लैंड चेन ने एक हाथ से उसका गला दबा रखा था और साथ ही उसके शरीर में भयानक मार्शियल एनर्जी भर दी। लिन जीशान का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। वह शक्ति उसके शरीर को तोड़ रही थी और उसकी आत्मा तक को मिटाने की धमकी दे रही थी। वह हवा के लिए हाँफ रही थी, लेकिन सांस ही नहीं आ रही थी। लैंड चेन उसके कान के पास फुसफुसाया, बताओ छोटी बहन, जब तुम्हारी जान एक धागे पर टंगी हो तब भी दूसरों के लिए बोलना कैसा लगता है। यह दृश्य देखकर प्लैनेट एज़ियोर के मार्शल सेंट्स के चेहरे सफेद पड़ गए। डर और वफादारी के बीच कुछ लोग घबराकर आगे बढ़ गए। लॉर्ड, कृपया दया कीजिए, उन्होंने चिल्लाकर कहा। लेकिन जैसे ही लैंड चेन की नजर उन पर पड़ी, एक ऐसी नजर जिसमें हत्या की ठंडी मंशा थी, वे डर से वहीं जम गए। क्या तुम सबको भी मरने की जल्दी है? उसने गुर्राकर कहा। मार्शल सेंट्स की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उनकी जुबान भारी हो गई और वे कुछ ठीक से बोल भी नहीं पाए। कहम, उनकी आवाज गले में ही अटक गई। लैंड चेन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें ठीक 5 दिन और देता हूं। अगर तब तक एनर्जी क्रिस्टल्स नहीं जुटाए तो फिर कोई बातचीत नहीं होगी। लैंड चेन की नजर फिर लिन जीशान पर गई। उसकी आंखों में साफ हत्या की चमक थी। फिर तुम सबको भी इसी की तरह मरने के लिए तैयार रहना होगा। यह कहते हुए उसने उसकी गर्दन और कस दी। लिन जीशान के मुंह से खून निकलने लगा और उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। रुको! अचानक आसमान गूंज उठा। एक तेज ऊर्जा की धार बिजली की तरह आई और अगले ही पल लैंड चेन का हाथ कलाई से कटकर उड़ गया। खून रेत पर बिखर गया। लैंड चेन ने तुरंत अपनी कटी हुई भुजा पकड़ी और दर्द से चीख उठा। उसकी आंखों में पागल गुस्सा भर गया और वह दांत पीसते हुए चिल्लाया, कौन कौन है वह कायर जिसने मुझ पर हमला किया? वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आसमान पर गई, वह अचानक जम गया। उसके सामने आसमान में एक विशाल छाया थी। एक अकल्पनीय बड़ा स्पेसशिप, दसियों हजार किलोमीटर चौड़ा, धीरे धीरे उतर रहा था। उसका अगला हिस्सा बेहद भयानक और शानदार था, जैसे कोई ब्रह्मांडीय शिकारी उतर रहा हो। और उसके साथ हजारों छोटे एस्कॉर्ट शिप्स भी थे, जो तेजी से इस छोटे द्वीप की तरफ बढ़ रहे थे। लैंड चेन स्तब्ध होकर आसमान को देखता रह गया। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, यह तो पूरा कॉस्मिक फ्लीट था। उसका दिमाग खाली हो गया। यह क्या हो रहा है? इतनी बड़ी सेना यहां क्यों आई है? क्या सच में किसी महान सॉवरेन ने इस छोटे से ग्रह पर कदम रखा है? उसे याद आया कि जिसने उसे रोका था वह आवाज उसी जहाज से आई थी। उसने जहाज पर बने विशाल प्रतीक को देखा, एक काला कुंडली मारता ड्रैगन। उसकी आंखें फैल गईं। यह ब्लैक ड्रैगन माउंटेन फैमिली का प्रतीक था, यानी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन की शाही कॉस्मिक फ्लीट। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन फैमिली पूरे व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक थी। लैंड चेन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
वह समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी शक्ति इस छोटे से टियर एक रिसोर्स प्लैनेट पर क्यों आई है। यह ऐसा था जैसे कोई गैलेक्सी का सम्राट किसी गरीब किसान की झोपड़ी पर आ जाए। अचानक उस विशाल फ्लैगशिप से एक भारी आवाज गूंजी जो पूरे द्वीप और समुद्र में फैल गई। घुटनों पर गिरो। उस आदेश के साथ ही एक भयानक दबाव लैंड चेन पर टूट पड़ा। आह! यह यह कैसी ताकत है? उसके पैर जवाब दे गए और वह जोर से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। जमीन पर पड़े पड़े लैंड चेन दर्द और डर में चिल्लाया, आ माय लॉर्ड, क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने डरते डरते सिर उठाया। आदमी ने ठंडी नजर से पूछा, क्या तुम वही लो लेवल गाइड हो जो सेक्टर 28462 के ज़्योर प्लैनेट पर रिसोर्स कलेक्शन संभालता है? उसके सामने एक शानदार व्यक्ति खड़ा था, बैंगनी बाल, चमकती आंखें और धातु से बुना भव्य वस्त्र। उसकी मौजूदगी ही दबाव पैदा कर रही थी। हर कदम से उसकी शक्ति झलक रही थी। यह था ब्लैक ड्रैगन माउंटेन का अर्ल, लुओ फैंग। लैंड चेन का शरीर कांपने लगा। हाँ हाँ माय लॉर्ड, वही हूं मैं। उसके मन में तूफान चल रहा था। लुओ फैंग व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन के 12 सबसे शक्तिशाली स्तंभों में से एक था। ऐसा व्यक्ति इस छोटे ग्रह पर क्यों आया? लुओ फैंग ने ठंडी आवाज में कहा, एक मामूली गाइड होकर तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया, लालच में अत्याचार किया और इमॉर्टल काउंट के मदर प्लैनेट पर अत्याचार करने की हिम्मत की। ऐसे अपराध के लिए 10,000 मौतें भी कम हैं। इसे पकड़ लो। इमॉर्टल काउंट के लौटने तक इसे कैद रखा जाएगा। लैंड चेन घबरा गया। क्या? इमॉर्टल काउंट का मदर प्लैनेट? माय लॉर्ड लुओ फैंग, जरूर कोई गलती हुई है। मैं मानता हूं कि मैंने लालच किया, लेकिन मैंने किसी काउंट के खिलाफ अत्याचार कब किया? मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। लुओ फैंग ने ठंडी नजर से कहा, गलती? क्या तुम अभी अत्याचार नहीं कर रहे थे? क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरी आंखें झूठ देख रही हैं? लैंड चेन स्तब्ध रह गया। उसके लिए तो यह बस एक साधारण ग्रह से पैसा निकालना था। अचानक उसे जैसे बिजली लगी। क्या? क्या माय लॉर्ड का मतलब है कि प्लैनेट एज़्योर उसी इमॉर्टल काउंट का जन्मस्थान है? लेकिन यह कैसे हो सकता है? इस ग्रह ने तो कभी एक मास्टर लेवल योद्धा भी पैदा नहीं किया। माय लॉर्ड, जरूर रिकॉर्ड में गलती है। कृपया जांच कीजिए। लेकिन लुओ फैंग चुप रहा। लैंड चेन के चेहरे पर टूटे हुए आदमी जैसा भाव था। प्लैनेट एज़्योर से एक कॉस्मिक काउंट, यह तो मजाक जैसा लग रहा था। उसी समय आसमान फिर गरजने लगा। आकाश फट गया और एक और विशाल सफेद फ्लैगशिप निकली, व्हाइट टिट इंसिग्निया के साथ। फिर कई और दरारें खुलीं। लुओ फैंग ने ऊपर देखा और कहा, देखो मूर्ख। व्हाइट टिट फैमिली, कॉस्मिक स्फिंक्स क्लैन, हाउस ऑफ ओर, सब आ चुके हैं। लुओ फैंग की आवाज गरज उठी, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इतने बड़े घराने सिर्फ किसी गलतफहमी के लिए यहां आए हैं? अब 8 कॉस्मिक फ्लीट्स आसमान में मंडरा रहे थे। हर एक शक्तिशाली कॉस्मिक काउंट की ताकत का प्रतिनिधित्व करता था। लैंड चेन को लगा जैसे वह किसी बुरे सपने में है। लेकिन उन जहाजों से निकलती शक्ति बता रही थी, यह सब सच है। कैसे? यह कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। ये गैलेक्सी के दिग्गज सिर्फ उस इमॉर्टल काउंट के लिए यहां आए थे। लैंड चेन को लगा काश वह पैदा ही न हुआ होता। वह किसी साधारण नमक बेचने वाला होता तो बेहतर था। तभी लुओ फैंग का भाला उसकी पीठ से लग गया। लैंड चेन का पूरा शरीर कांपने लगा।
अगले ही पल किसी ने ऊंची एड़ी वाले जूते से उसका सिर रेत में दबा दिया। लैन चेन के मुंह में खून जैसा स्वाद भर गया। उसे समझ आ गया उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। फिर उसने इन कॉस्मिक शक्तियों की बातचीत सुनी। लुओ फैन के पास खड़ी एक ताकतवर महिला ने कहा, क्या यही वह कीड़ा है जिसने इmmortal काउंट के मदर प्लैनेट से संसाधन लूटने की हिम्मत की? लुओ फैन बोला, हाँ। रिसोर्स डिपार्टमेंट का छोटा अधिकारी है। शायद इसे इmmortal काउंट की असली स्थिति का पता भी नहीं था। महिला बोली, इसे तुरंत कैद करो और अच्छी तरह पूछताछ करो। देखना होगा कि इसने यहाँ और क्या अपराध किए हैं। जब इmmortal काउंट अपने घर लौटें, तब हमें पूरा जवाब देना होगा। जल्द ही विशाल जहाजों से कई एलीट वॉरियर्स उतरे। उनकी ताकत भी लुओ फैन जैसी दम घोंटने वाली थी। ये सब गैलेक्सी के बड़े नाम थे, जिनके आदेश से पूरा व्हाइट मिस्ट स्टार क्लस्टर कांप जाता। अब वे सब इस छोटे टियर एक रिसोर्स प्लैनेट पर खड़े थे। अगर यह खबर फैलती तो पूरी गैलेक्सी में सनसनी मच जाती। व्हाइट मैगपाई फ्लावर फैमिली के खूबसूरत काउंट ने हंसते हुए कहा, अजीब बात है। शायद हमें इस मूर्ख का धन्यवाद करना चाहिए। अगर यह इmmortal काउंट के ग्रह को लूटने की हिम्मत न करता तो हमें यहाँ आकर उनकी सेवा करने का इतना अच्छा मौका कैसे मिलता? लुओ फैंग मुस्कुराया। सही कहा। यह तो एक अच्छा मौका बन गया। चलो इसे ही बलि का बकरा बना देते हैं ताकि लॉर्ड का गुस्सा शांत हो जाए। एक और आवाज आई, सोचो। एक शुद्ध इmmortal ग्रेड ब्लड लाइन वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति यहीं पैदा हुआ। अभी उसकी ताकत सिर्फ 9th लेवल बताई जा रही है, लेकिन साफ है कि वह जल्द ही व्हाइट मिस्ट स्टार क्लस्टर से भी आगे निकल जाएगा। पास खड़ी नोबल वुमैन जैसे सपने में खो गई। सही कहा। जब उसकी पूरी क्षमता खुलेगी, वह सिर्फ इmmortal काउंट नहीं रहेगा। वह इmmortal मार्कीज स्टार ड्यूक या शायद इmmortal किंग भी बन सकता है। लुओ फैन ने आह भरी। अफसोस, अगर ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे सेक्टर से होता तो हमारे परिवार की किस्मत लाखों साल के लिए तय हो जाती। फिर भी उसके पास काउंसलर डांगलू है जो उसकी मदद करेगा। और हमें यह मौका मिल गया कि हम पहले ही उससे मिल सकें और उसके परिवार की मदद कर सकें। हमारे परिवारों के लिए यही सबसे बड़ी किस्मत है। यह सब सुनते ही लैन चेन का दिमाग जैसे 10,000 हथौड़ों से कुचल दिया गया हो। उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी सुनने की शक्ति भी खत्म हो रही हो। आगे जो बड़े बड़े लोग बातें कर रहे थे, उनकी आवाज उसके कानों में बस एक डरावनी गूंज बनकर रह गई। मैंने सच में कर दिया। मैंने एक इmmortal के घर से ही उसका खून निचोड़ लिया। उसके सारे शक और शिकायतें एक पल में गायब हो गईं और उनकी जगह ठंडी दहशत ने ले ली। अब उसे अपनी गलती का असली आकार समझ आ गया था। लैन चेन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक मामूली लेवल 10 गाइड अनजाने में अमू स्टार क्लस्टर के उस सुपर जीनियस को ही लूटने चला गया था, जिसके पास एक लेजेंडरी इmmortal ग्रेड ब्लड लाइन थी। ऐसी टक्कर होने की संभावना 1 ट्रिलियन में 1 होती है, यानी लगभग असंभव। लेकिन फिर भी वही उसके साथ हो गया। एक ही पल में उसके अंदर गुस्सा, पछतावा, डर और अपराध बोध सब उमड़ पड़े और आखिर में बस एक ही ख्याल बचा, किस्मत मेरा मजाक उड़ा रही है। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता तो वह रिसोर्स डिपार्टमेंट की नौकरी कभी नहीं करता। उससे तो बेहतर था कि वह कोई स्टारी स्काई लॉटरी टिकट खरीदकर घर पर बैठा रहता। उधर जब ये कॉस्मिक नोबल्स आपस में बात कर रहे थे, तब प्लैनेट एज्योर के 9th लेवल मार्शियल सेंट्स पूरी तरह स्तब्ध खड़े थे। उनके सामने जो ताकत थी, वह उनकी कल्पना से भी बाहर थी।
कई स्पेस काउंट्स की ठंडी निगाहें उन पर ऐसे घूम रही थीं जैसे स्कैनर हों। व्हाइट मैगपाई फ्लावर फैमिली के काउंट ने आदेश दिया, इनसे पूछताछ करो। हमें इस आदमी के हर अपराध का पूरा रिकॉर्ड चाहिए। जब हम इमॉर्टल काउंट से मिलें तो यही हमारी पहली रिपोर्ट होगी। सबने सिर हिलाया। उन्हें डर था कि कहीं वे देर से तो नहीं आए। अगर लैन चेन ने इससे भी बड़ा अपराध किया हुआ निकला तो भारी मुआवजा देना पड़ेगा। तभी लुओ फैन आगे बढ़ा और तुरंत लिन जीशान और बाकी लोगों के सामने आ खड़ा हुआ। वह सिर्फ 1.85 मीटर लंबा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे आसमान सामने खड़ा हो। उसके लेवल 12 ऑरा की हल्की सी झलक ही उनके दिलों को कांपाने के लिए काफी थी। जब लुओ फैन ने उनसे हाल की घटनाओं के बारे में पूछा तो लिन जीशान और बाकी सेंट्स ने सब कुछ सच सच बता दिया। शोषण, धमकी और वह पल जब लैन चेन ने उसका गला लगभग तोड़ ही दिया था। उधर लुओ फैन के पीछे खड़ी नोबल वुमैन अभी भी लैन चेन के सिर को अपने जूते से दबाए हुए थी और उसे घुटनों के बल रहने का आदेश दे रही थी। इधर लुओ फैन ने लिन जीशान को गौर से देखा। उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी टूटी नहीं थी। यह देखकर उस काउंट की आंखों में हल्की जिज्ञासा चमकी। नहीं, यह ठीक नहीं है। लुओ फैन ने आगे बढ़कर लिन जीशान को धीरे से खड़ा किया। उसकी बैंगनी आंखों में सच्ची चिंता थी। बच्ची, तुम ठीक हो? इस बेवकूफ की वजह से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। लिन जीशान ने राहत की सांस ली और बोली, अब मैं ठीक हूं। लॉर्ड काउंट, आपने हमारे सबसे अंधेरे समय में मदद की, इसके लिए हमारा पूरा ग्रह आपका ऋणी है। लुओ फैन ने जवाब में एक छोटा सा सुंदर शीशी निकाली जिसमें चमकता हुआ तरल था। उसने ढक्कन खोला और उसे जमीन पर उंडेल दिया। जैसे ही वह तरल बाहर आया, लिन जीशान को हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उस तरल से निकलने वाली ऊर्जा बेहद घनी थी। उसमें बिजली और जंगल जैसी खुशबू थी। जैसे ही नीले चमकते बूंदें उस सूखी जमीन पर गिरी जहां दशकों से कुछ भी नहीं उगा था, वहीं चमत्कार होने लगा। कुछ ही सेकंड में सूखी मिट्टी से हरी घास और पौधे उग आए। फूल खिलने लगे, घास फैल गई और सूखी जमीन पल भर में हरी हो गई। लिन जीशान अविश्वास से देखती रह गई। यह क्या है? यह तो मृत धरती को तुरंत जिंदा कर रहा है। वह वहीं खड़ी रही और उस ऊर्जा को अपने शरीर में उतरते महसूस करने लगी। रुको, यह एहसास, यह तो जैसे सूरज की गर्मी में नहाने जैसा है। कुछ ही पल पहले जो घाव उसे मिले थे वे धीरे धीरे गायब होने लगे। गर्दन के निशान और अंदर की चोटें भी उस ऊर्जा में घुल गईं। यह एहसास इतना सुखद था जैसे स्वर्ग मिल गया हो। लुओ फैन ने समझाते हुए कहा, माफ करना, मेरे पास लेवल 11 से नीचे की दवा नहीं होती। यह बैंगनी दवा हाई लेवल रिजेनरेशन के लिए है। तुम्हारे स्तर के लिए इसे करोड़ों गुना पतला करना पड़ता। इसलिए मैंने इसे जमीन पर डाला ताकि ग्रह खुद इसे फिल्टर कर दे। अब तुम इस ऊर्जा के केंद्र में खड़ी हो। तुम्हारे घाव ठीक हो गए हैं और तुम्हारी ताकत शायद एक स्तर बढ़ भी गई है। आखिर इमॉर्टल काउंट की जन्मभूमि को उजाड़ नहीं रहने दिया जा सकता। लिन जीशान तुरंत झुक गई। धन्यवाद, सच में धन्यवाद लॉर्ड काउंट, आपने मेरी जान बचाई। लिन जीशान कांप उठी। उसे एहसास हुआ कि इस आदमी की एक शीशी दवा पूरे प्लैनेट एज़्योर को बदल सकती है। यह खजाना कल्पना से परे था। जहां उसे अपनी आत्मा की चोट ठीक करने में सालों लग जाते, वहीं इस आदमी के लिए यह बस छोटी सी बात थी। शायद यह दवा उसके पूरे ग्रह से भी ज्यादा कीमती थी। अब उसे समझ आया कि ये लोग किस स्तर के हैं। लेवल 12 सॉवरेंस,
जो लेवल 11 संसाधनों को ऐसे रखते हैं जैसे जेब खर्च। उसने महसूस किया सिर्फ घाव ही नहीं भरे, उसकी नींद भी बदल रही है। कुछ ही मिनटों में उसकी ताकत काफी बढ़ गई। उसे पुराने दिन याद आए जब वे एसेंस स्टोन्स जमा करके गाइड्स से थोड़ा ज्ञान खरीदते थे। वे दिन सच में बहुत कठिन थे। और अब बस एक उच्चस्तरीय जीवन के पास खड़े रहने से ही उसकी ताकत बढ़ रही थी। लेवल 11 पोशन की यह एक झलक ही 9th लेवल सेंट्स के लिए काफी थी समझने के लिए कि लुओ फैंग क्या है। वह ऐसा दानव था जो चाहे तो उनके पूरे ग्रह को खत्म कर सकता था या समृद्ध बना सकता था। उधर जमीन पर दबा लैंड चेन टूटी हुई आवाज में बुदबुदा रहा था, कृपया दया करो, मैं अच्छा बन जाऊंगा। समझ गया मेरी रानी। वह पूरी तरह टूट चुका था। इधर लिन जीशान ने हिम्मत करके पूछा, लॉर्ड लुओ फैंग, अगर पूछना ठीक हो, यह अनडाइंग काउंट कौन है? लुओ फैंग मुस्कुराया और बोला, ओह माफ करना, तुम लोगों को अभी तक उसकी नई पहचान के बारे में पता ही नहीं है। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। अनडाइंग काउंट और कोई नहीं, तुम्हारे ही ग्रह से निकला लू शेंग है। अगर मुझे सही याद है तो प्लैनेट एजियोर पर उसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता था। यह नाम सुनते ही लिन जीशान स्तब्ध रह गई। उसका दिल जैसे रुक गया। भीड़ में हलचल मच गई। सुना तुमने? ये सब लू शेंग की वजह से आए हैं। लिन जीशान को विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ ही महीने पहले लू शेंग इस ग्रह से गया था और अब वह ब्रह्मांड का महान प्रतिभाशाली बन चुका था। एक कॉस्मिक काउंट, 1 मिलियन साल का सबसे बड़ा जीनियस। लिन जीशान धीरे से मुस्कुराई और बोली, जब मैंने उसकी मां झेंग यूफेन से बात की थी, उन्होंने कहा था कि लू शेंग बस सितारों में एक साधारण जिंदगी जी रहा है। तो लगता है आज मुझे समझ आया, एक देवता के लिए साधारण का मतलब क्या होता है। उसी समय गैलेक्सी के पार एक जहाज अंतरिक्ष को चीरते हुए प्लैनेट एजियोर की तरफ बढ़ रहा था। ध्यान कक्ष में लू शेंग के मन में कई विचार घूम रहे थे। उसकी त्वचा के नीचे सुनहरी नसें चमक रही थीं। वे नसें किसी प्राचीन शक्ति के प्रतीक जैसी लग रही थीं। लू शेंग ने मुट्ठी बांधी और प्रशिक्षण क्षेत्र में एक घूंसा मारा। क्रैक! उस एक घूंसे से पूरा वॉइड टूट गया। स्पेस फट गया और काले छेद उभर आए। लेकिन फिर भी तीसरे स्तर को पूरी तरह तोड़ने से पहले ही रुक गया। लू शेंग ने सोचा, अजीब है, यह शक्ति पहले वाली तकनीक से कहीं ज्यादा मजबूत क्यों लग रही है? शायद स्टार डेस्टिनी एस्ट्रोलेब की वजह से। उस निरीक्षण के दौरान इतनी कॉस्मिक ऊर्जा मेरे शरीर में आई कि मेरी ताकत बहुत बढ़ गई। अब तो मैं कई लाइट ईयर्स दूर से प्लैनेट एजियोर की ऊर्जा भी महसूस कर सकता हूं। 4 एक्सट्रीम्स दाव सच में अद्भुत है। मेरी पाम टेक्निक्स अब 5th रियल्म में पहुंच गई हैं। फिर उसे याद आया कि उसने अपने परिवार से कहा था कि अधिकारी इस समस्या को सुलझा देंगे। उसने कम्युनिकेटर उठाया और डॉन किंग्स को कॉल किया। दूसरी तरफ से डॉन किंग्स की मीठी आवाज आई, लू शेंग, क्या तुम वापस आ रहे हो? लू शेंग मुस्कुराया, हाँ, बस आधा दिन और। बताओ, वहां सब ठीक है? डॉन किंग्स बोली, हाँ, सब ठीक हो गया, बस थोड़ा बड़ा हंगामा हो गया था। तुम खुद आओगे तो समझ जाओगे, उसने कहा। आधा दिन बाद जब लू शेंग का जहाज प्लैनेट एजियोर के पास पहुंचा तो वह हैरान रह गया। पूरा ग्रह हजारों युद्धपोतों से घिरा हुआ था। तो यह है तुम्हारा थोड़ा बड़ा हंगामा? लू शेंग ने दांत भींचकर कहा। यह तो पूरा गैलेक्टिक मोबिलाइजेशन है।
लू शेंग हैरान था। डांगलुपू ने आखिर कितने बड़े लोगों को बुला लिया था। तभी जहाज में एक आवाज गूंजी, क्या आप इम्मॉर्टल अर्ल हैं? लू शेंग थोड़ा रुका और बोला, मैं लू शेंग हूं। तुरंत सारे जहाज हट गए और बीच में रास्ता बना दिया। दोनों तरफ युद्धपोत कतार में खड़े हो गए। लू शेंग पसीने में भीग गया। इतना बड़ा स्वागत! नीचे हजारों लोग खड़े थे। सब उसकी ओर देख रहे थे। लुओ फैंग आगे आया और झुककर बोला, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन के व्हाइट मिस्ट परिवार की ओर से इम्मॉर्टल अर्ल का स्वागत है। इतने सारे परिचय सुनकर वह नौजवान बस बेबस होकर हाथ हिलाता रह गया। आप सबको नमस्कार, उसने किसी तरह कहा। लेकिन उसके चेहरे से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे बारिश हो रही हो, और स्थिति की अजीबता से उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ा हुआ लग रहा था। लू शेंग ने पहले सोचा था कि ये लोग सिर्फ व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन के स्थानीय नोबल होंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने दूर के अमू स्टार रीजन के प्रतिनिधियों को भी देखा। वह सोचने लगा कि क्या उनके क्षेत्र सच में प्लैनेट एजियोर के पास हैं, या फिर वे आधी गैलेक्सी पार करके यहां समय पर पहुंच गए। भीड़ में यह खबर भी फैल रही थी कि अभी और फ्लीट्स रास्ते में हैं। आखिर डांगलुपू ने कितने लोगों को उसकी स्थिति के बारे में बता दिया था, और कितनी फ्लीट्स इस छोटे से ग्रह पर उतरने वाली थीं? लू शेंग हैरान भी था और थोड़ा बेबस भी। अब जाकर उसे डांगलुपू के प्रभाव का असली अंदाजा हुआ। उसे लगा था कि वे शायद एक छोटी सी सेना भेजेंगे ग्रह की रक्षा के लिए, लेकिन यह तो दोस्ती के नाम पर पूरा ग्रह घेरने जैसा था। और यह तो सिर्फ व्हाइट मिस्ट रीजन की ताकत थी। अगर अमू रीजन भी शामिल हो गया तो बात और भी बड़ी थी। लू शेंग को अचानक उस टियर 10 गाइड लैंड चेन पर थोड़ी दया आ गई जिसने यह पूरा झंझट शुरू किया था। शायद अगर उसे मार भी दिया जाता तब भी उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक रिसोर्स प्लैनेट से थोड़ा सा फायदा उठाने की उसकी लालच भरी हरकत उसे दर्जनों ऑर्बिटल कैनन्स के निशाने पर ला देगी। फिर लू शेंग ने शांत और ईमानदार आवाज में सभी को धन्यवाद दिया। आप सबका धन्यवाद कि आप इतनी दूर सितारों के पार से मेरे होम प्लैनेट की रक्षा करने आए। लुओ फैंग ने अपनी खूबसूरत और शाही मुद्रा के साथ गहरा झुककर अभिवादन किया। इम्मॉर्टल अर्ल, आप बहुत विनम्र हैं। जो भी स्थिति हो, आप व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन के सबसे कीमती पुत्रों में से एक हैं। ऐसे में आपके ग्रह की रक्षा करना तो हमारे सम्मान की बात है। उसके पास खड़ी नोबल वुमैन ने भी कहा, अर्ल लुओ फैंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फेडरेशन के वे परजीवी अधिकारी जो अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें कोई दया नहीं मिलनी चाहिए। वह ठंडी आवाज में आगे बोली, और ऊपर से उसने आपके होम प्लैनेट को ही छेड़ दिया। अगर उसने किसी और ग्रह को भी नुकसान पहुंचाया होता तब भी हम चुप नहीं बैठते। बाकी लोगों ने भी लैंड चेन की हरकतों की जोरदार निंदा की। उधर लैंड चेन इस समय ब्लैक ड्रैगन माउंटेन के फ्लैगशिप की एक सुरक्षित जेल में कांप रहा था। अगर उसे पता चलता कि इतने बड़े लोग उसका नाम ले रहे हैं तो शायद वह समझ नहीं पाता कि गर्व करे या डर से मर जाए। लू शेंग अच्छी तरह जानता था कि ये लोग उसकी इमोर्टल लेवल फिजिक की वजह से यहाँ आए हैं और उससे संबंध बनाना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने उसकी बहुत मदद की थी। इसलिए वह पूरी शिष्टता से बोला, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कुछ समय यहाँ ठहरिए। मैं ठीक से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे ही लू शेंग ने यह कहा, लुओ फैंग तुरंत मुस्कुराकर बोला, वैसे भी मैंने पहले ही आपके ग्रह के लिए 1 अरब यूनिट्स बेसिक जीन ऑप्टिमाइजेशन फ्लूइड का ऑर्डर दे दिया है। इतनी बड़ी खेप आने में समय लगता है, तो मैं खुशी से कुछ दिन और यहाँ रहूंगा और खुद सुनिश्चित करूंगा कि सब ठीक से पहुंचे।
लू शेंग थोड़ी देर के लिए चौंक गया। जीन ऑप्टिमाइजेशन फ्लूइड, 1 अरब यूनिट्स। लुओ फैन के पास खड़ी नोबल वुमैन ने समझाया, हाँ बिल्कुल सही। इसे हमारी तरफ से आपके होमकमिंग का छोटा सा सामूहिक उपहार समझिए। जल्द ही आपको अपना सॉवरेन स्टार रीजन भी मिल सकता है, और तब आपके होम प्लैनेट के लोग आपके पहले नागरिक बनेंगे। लेकिन अभी उनकी शारीरिक शक्ति काफी कमजोर है, इसलिए हमने यह ऑप्टिमाइजेशन फ्लूइड मंगवाया है। यह लोगों की एवोल्यूशनरी पोटेंशियल को टियर 7 तक पहुंचा सकता है। लड़की की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसपास के मार्शल सेंट्स एक साथ हाँफ उठे। लिन जीशान का पति आवाज में बोली, क्या सब लोग टियर 7 तक पहुंच सकते हैं? मतलब प्लैनेट एजियोर का हर इंसान मार्शल दाओ तक पहुंच सकता है? क्या आप सच में पूरे ग्रह को ग्रांड मास्टर बनाने वाले हैं? लुओ फैंग मुस्कुराकर बोला, यह सैद्धांतिक अधिकतम है। लेकिन सोचिए क्या होगा जब यह फ्लूइड फैल जाएगा। प्लैनेट एजियोर के सभी लोगों की मार्शल फाउंडेशन मजबूत होगी, और मेरी टियर 12 मेडिसिन पहले ही मिट्टी को बदल रही है। जल्द ही यहां हर नागरिक ड्रैगन की तरह ऊंचा उठेगा। यह सुनते ही प्लैनेट एजियोर के लोग उत्साह से बात करने लगे। क्या हम सच में एक ही कदम में आसमान छूने वाले हैं? हाँ, यह सब हमारे लॉर्ड लू शेंग की वजह से है।